जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ सुरेश कुमार फ्रॉम गाजियाबाद से, जन्मभूमि उत्तरांचल से मैं बिलोंग करता हूं और अभी फ़िलहाल गाजियाबाद मोहन नगर में मैं रहता हूं। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक विशेष जानकारी लेने के लिए। वो विशेष जानकारी क्या है, आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा में आप सब लोग सहयोग करेंगे। तो दोस्तों आज हम सब लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? कामयाब होने के लिए। हमें कामयाबी चाहिए, कामयाबी आरसीएम बिजनेस में हमें कामयाबी चाहिए, इसीलिए तो आए हैं जी। तो हम कैसे कामयाब होंगे, हमें क्या करना होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने जैसे कि अपना परिचय दिया कि मेरा नाम सुरेश कुमार और मैं इस बिजनेस को लगभग 10 साल से सीख रहा हूं और इसका स्टूडेंट हूं। इन 10 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके रॉयल्टी जैसे मुकाम पे हूं। क्या आप भी आना चाहते रॉयल्टी पे? रॉयल्टी एक ऐसा माध्यम है कि जब तक हम अगर इस धरती पे रहेंगे तो हमारे नाम से पैसा आएगा, और अगर हम इस धरती से चले जाएंगे तो हमारे परिवार के नाम वो पैसा आएगा, उसे कहते हैं रॉयल्टी। तो मैं इस सिस्टम के रॉयल्टी के मुकाम पे हूँ। लगभग इस बिजनेस से मैंने 5 लाख से ज़्यादा इनकम पाली है और हाईएस्ट चेक की बात करूं तो 70,246 रुपये का मेरा हाईएस्ट चेक रहा है। और अभी ये कोरोना महामारी के दौरान सबका बिजनेस अप डाउन चला, लोग घरों में बंद हो गए, एक दूसरे से मिलने के लिए लोग डरने लगे, तो थोड़ा सा चैलेंजेज आया, लेकिन फिर भी इस बिजनेस ने हमें मजबूत बनाए रखा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मोटिवेशनल वीडियो हम सुनते रहते थे। लोग घबरा रहे थे कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर जो था, हम मोटिवेशनल वीडियो सुनते थे और उससे ये था कि ऊपर वाला जब तक जिसके नसीब में जब तक सांसें लिखी हैं उसको लेनी होगी। ठीक है जी। तो ये बहुत खूबसूरत सिस्टम है, इससे बढ़िया सिस्टम इस धरती पे मैंने नहीं देखा। इन 10 सालों के अंदर मैं हर घर से मिला, हर इंसान से मिला, मैंने जो देखा, जो चाहत, जो अपनापन इस सिस्टम में मिला, वो बाहर की दुनिया में नहीं है। तो मैं इस सिस्टम की थोड़ा सा जो हमारी आन बान शान, इसका जो मार्केटिंग प्लान है कि हम किस ज़िंदगी को जी रहे हैं और किस ज़िंदगी में हमें आना है। आज से 10 साल पहले मैं भी प्राइवेट सर्विस में था और हूँ, क्योंकि जिस महान शख्सियत ने मेरे को ये सिस्टम समझाया, उन्होंने ये कहा कि ये बिजनेस पार्ट टाइम का है, ये सिस्टम पार्ट टाइम का है। अगर आप इसको पार्ट टाइम करेंगे तो एक दिन आप इस नौकरी से फ्री हो सकते हैं। तो मैं इन 10 सालों से इसको पार्ट टाइम सीख रहा हूं और जी रहा हूं। प्रोफेशन में बाई अकाउंटेंट हूं। धीरे धीरे मैंने भी अपने घर के सामान बदले, अपनी बातें बदली, अपने साथी बदले। जो साथी मुझे पहले कहीं ना कहीं घेर लेते थे, उन साथियों का मैंने रुख चेंज किया और उनको भी आरसीएम के बारे में बताया। जो ऐड हम टीवी पे देख रहे थे, उन ऐडों में क्या कोई सच्चाई होती है? नहीं होती है ना जी। सच्ची बात है। देखो, मैं दिल से बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं पहली बार इस मीटिंग में आया हूं इन 2 सालों के अंतर्गत। मैं जूम मीटिंग करता था, लेकिन पहली बार इस हॉल के अंदर आया हूं। तो हमने जिस सिस्टम से हमारे पूर्वज जी रहे थे, हम नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, उससे हमारे पास जो पैसा आता है, उस पैसे को हम अपने ज़रूरत के लिए खर्च करते हैं। कहाँ करते हैं? कहीं ना कहीं हम मार्केट में उसे खर्च करते हैं। और जब खर्च करते हैं तो खर्च करने से कभी इनकम आई? नहीं आई। तो मेरे को जिस शख्सियत ने बताया
कि आपके खर्चों से इनकम का एक रास्ता है, एक सिस्टम है, आप जानना चाहेंगे तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां उस ग्रेट अपलाइन के लिए जिसने इस आरसीएम का नाम मेरे कानों में दिया, श्री मनोज शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने मुझे बताया कि हल्दी धनिया मिर्च नमक आप खाते ही हो। मैंने कहा वो तो खाते हो, वो तो मजबूरी है। उधार की कापी थी, दुकान पे चले जाते थे, वो लिख देते थे और मैं उधार की जिंदगी जी रहा था। तो उन्होंने मेरे को बताया 23 मार्च के दिन, होली से 2 दिन का पहले का टाइम था, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप खर्चा कितना करोगे 2 दिन बाद। जिस दुनिया में हम जी रहे थे वहाँ पे बहुत कुछ होता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अगर आपको ये सामान लेना है तो इसको आप दूसरी दुकान से लो। मैंने बताया भाई ये दुकानें तो वही हैं। कह रहे ये खर्चे ही आपका इनकम का रास्ता बनाएंगे। मैं गया, उनकी बात मानी, उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया। वो प्लान समझ में नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आया कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि हमने खर्चा किया हो और पैसे भी आए हों। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 30 दिन बाद जैसे मैंने इस सिस्टम को साइन अप किया तो 30 दिन बाद जो पहली मेरी इनकम जनरेट हुई 244 रुपये की हुई थी। विश्वास नहीं आया कि 244 रुपये, क्योंकि जब इंसान थोड़ा पढ़ लिख जाता तो उसके अंदर एक बुराई पैदा हो जाती है, उसके अंदर ईगो आ जाता है। जो मेरी अपलाइन थी वो एक ड्राइवर थे, एम्बुलेंस चलाते थे और मैं एक अकाउंटेंट था। तो जैसे उन्होंने मेरे को प्लान बताया तो मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई ये कहीं ना कहीं टोपी पहनाने का काम है। भाई आपको क्या पता, सेल्फ हमारा क्लच ब्रेक का ज्ञान है, बाकी पढ़ाई का ज्ञान तो है नहीं। समझ में नहीं आया, ईगो मेरे अंदर आ रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन ऊपर वाले ने थोड़ी सी, पता नहीं उसकी क्या मेहरबानी रही कि मैंने यस कर दिया। नहीं तो 4-6 महीने से तो मैं टाइम ही नहीं दे रहा था। पहली इनकम 244 रुपये, 244 रुपये आई तो 244 रुपये खाते में नहीं आते थे। मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई कहाँ आए। मैंने 2,500 रुपये का सामान लिया था, 1,500 रुपये से ज्वाइनिंग की थी और 700-800 का मैं अपने घर का सामान लाया था। तो पहली इनकम 244 रुपये आई। वो एक स्टेटमेंट निकाल करके मेरे घर पे पहुंचे, कोट पैंट टाई पहने हुए, मैं अपने लोअर और अंदर के बनियान में था। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी कमाल की बात है। जिस आदमी ने भैया एम्बुलेंस में चलना है, ड्राइवर की जिंदगी क्या होती है साहब, गाड़ी में ही सोना, गाड़ी में ही रहना, बच्चों से दूर रहना। मैंने कहा ये आदमी बदल सकता है, कुछ ना कुछ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे वो प्रिंट आउट लाए, उसमें 244 रुपये, सुरेश कुमार मेरा नाम, आपका बिजनेस वॉल्यूम 7,000 कुछ था। तो मैंने देखा भाई 244 रुपये, भाई मेरा बैंक में दिखा, मेरे बैंक में दिखाओ, मैं तो अभी मानूंगा। उनने कहा ये 244 रुपये ये आपका बन गया, पवित्र धन आपके नाम से बन गया। मैंने कहा आया कहाँ, मेरे अकाउंट में चाहिए ना जी। हम यही तो बताते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा, लेकिन पूरी बात नहीं समझी कि पैसा कब तक आएगा और कैसे आएगा, वो नहीं समझा। और उसी चीज को समझने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जब मैंने उसको समझा, लगभग 4 महीने तक मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। मैं उन पे बिल्कुल गर्म हो गया कि भाई तुमने मेरा ये 1,500 रुपये का 3 पैंट 3 शर्ट का कपड़ा पहना दिया, 800-1,000 रुपये मेरी सिलाई लगवा दी और मुझे कह रहे कपड़ा पहनो। कपड़ा पहले भी पहना था, ये कागज तो कोई भी प्रिंट कर सकता है। कह रहे आप अपनी पासबुक प्रिंट करवाओ। अब पासबुक प्रिंट तब करें जब वहाँ अकाउंट नंबर दर्ज हो। मालूम था नहीं, उन्होंने करा नहीं, उन्होंने भी शुरुआत की थी। लेकिन जैसे ही मैं इस सिस्टम की एक मीटिंग में आया तो वहाँ पे एक सज्जन ऐसे ही बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि जिन भी लोगों का अकाउंट नंबर अगर कंपनी में दर्ज नहीं है वो अपने अकाउंट नंबर दर्ज कर लें। अगर अकाउंट नंबर नहीं है तो कंपनी फ्री की तरफ से आपको एक एटीएम कार्ड बना के देती है, आप उसको ले लीजिए। 4 महीने बाद मेरे को 2142 रुपये जुड़ चुके थे। मैं सामान खरीदता रहा, सामान बढ़िया लगा। सामान के कोई मतलब दूसरा कोई कंपटीटर है ही नहीं आरसीएम के सामानों का, इतना बढ़िया लगा। तो मैं सामान तो मेरे घर में लगता ही था, मैं सामान लेते गया। मैंने कहा मेरा क्या बिगड़ रहा, सामान तो चाहिए ही। लेकिन मैंने उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया कि भाई पैसा भी आता है। लगभग 4 महीने के बाद 2142 रुपये वो जुड़ गए थे। और उस बीच में मेरे को मास्टर द सिस्टम मिस्टर केसी छावड़ा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैंने उनकी मीटिंग ज्वाइन की थी अंगूरी पैलेस गरिमा गार्डन के अंदर, और उसमें वो रिवार्ड कार्ड मुझे मिला कि ये आपका वो एटीएम कार्ड है, आपका बैंक वहां पे दर्ज नहीं हो रहा, क्योंकि उस समय चुनिंदा बैंक थी। वो जब मीटिंग खत्म हुई, मैं मीटिंग से आया,
वो मेरी अपलाइन मुझे ले गई। इसमें अपलाइन बहुत बड़ी शख्सियत होती है। शुरू में गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन उस आदमी ने मेरे इतने गुस्सा करने के बाद भी मुझे जैसे बच्चे की तरह वो मुझे ले गए कि चलो। मैंने कहा नहीं, आपका एटीएम कार्ड एक्टिवेट करवाते हैं। तो मैं जैसे एटीएम पे पहुंचे तो उन्होंने मुझे बताया एटीएम चलाना नहीं आता था, तब एटीएम था ही नहीं, एटीएम कैसे चलाते हैं। तो उन्होंने मेरे को एटीएम चलाना वो एक्टिवेट किया और उसमें एक ऑप्शन आता बैलेंस चेक का। उन्होंने बैलेंस चेक किया तो उसमें 2142 रुपये। अब मैंने कहा यहाँ भी तो दिखा सकता है। देखो, जब वहम पैदा हो जाता है तो वो कहीं विश्वास नहीं करता। मैंने कहा हो सकता तू नहीं यहाँ पे दिखा दिया मेरे को। अब ये जब आएंगे तभी तो पता चलेगा भाई, पैसे जब हाथ में आएंगे तभी तो अच्छा। मैंने कहा भाई ठीक है। कह रहे अभी इसको 24 घंटे लगेगा। उस समय ऐसा होता था कि आपका एक्टिवेट हो गया तो एकदम निकासी नहीं होती, अब तो 1 सेकंड में हो जाता है, लेकिन उस समय नहीं हुआ। मैं घर आया, अपनी मिसेज को बताया। मैंने कहा भाई है तो सही, वहाँ पे 2142 रुपये दिखाई दे रहे। तो औरतें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगा देती हैं। कह रहे तुम्हें भोले भाले दिख गए, उन्होंने दिखा दिया होगा, आजकल मशीनरी युग है, कुछ कर दिया होगा, नहीं समझ में आया। लेकिन नेक्स्ट डे शाम को वो अपनी अपलाइन को लेकर के मेरे घर पहुंच गए। मेरे घर पहुंचे तो उन्होंने उन 2 लोगों के बीच मेरे को बिठाया और मैंने कहा साहब ये मेरे को 4 महीने से ऐसे करे, तुम्हारे पैसे आ गए, ये आ गए, वहाँ मीटिंग में ले गए, वहाँ पैसे खर्च करवा दिए। मैं करता रहा क्योंकि सैलरी तो मिलती थी। और वो सैलरी जुनून ऐसा चढ़ गया, सामान बढ़िया लगे। मैंने कहा हल्दी की जरूरत सबको है भाई, नमक सभी खाते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात तो नहीं है जी, सभी के घर में लगता है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं हमें एक्स्ट्रा कुछ अलग मिला के दे रहे, बढ़िया चीज़ दे रहे हैं, तो उसमें सामान में तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे उन्होंने मुझे कहा कि इसमें सिस्टम काम करता है, वो सिस्टम समझ में नहीं आया। और सिस्टम की परिभाषा उन्होंने बताई कि भाई वो 2 लोग मेरे घर पर आए और उन 2 लोगों ने मेरे को बिठाया, मेरी मैडम को भी बिठाया। और मैंने कहा यार अजनबी लोग घर में बिठाने भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस दुनिया में जी रहे थे आरसीएम से पहले। आज तो एक परिवार हो गया, कहीं बैठ जाओ कहीं चले जाओ, 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले होते हैं। किसी ने अगर जे आरसीएम कर दिया तो वो ताले नहीं लगते, खुले रहते हैं। तो मैंने कहा भाई ये 2 लोग आ गए, तीसरा ये आदमी है। उन्होंने जैसे मेरे को बताया सुरेश जी जे आरसीएम, और उन्होंने मेरे को गले से लगाया बड़ी खुशियों से। मुझे लगा यार ऐसा आदमी आज तक मेरे अपनों ने मुझे गला नहीं लगाया, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। बड़ा बहम में हो गया मैं। तो जैसे वो बैठे, उनने कहा सर बताइए ये पवित्र धन आपके नाम आ गया, ये आरसीएम का धन है, इसके पीछे आपको 0 लगाना। मैंने कहा कहाँ 0? उनने जैसे मेरे को अब कॉपी पे प्लान दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद जब उन्होंने बताया कि ये सामान जो हमारे पास आ रहा है ये 7 चैनलों से होके आ रहा है। मेरे को पता ही नहीं था कि ये 7 चैनल से आता है। लेकिन जब उन्होंने बताया कि हम ये सामान क्यों खरीदते हैं, कोई टीवी पे ऐड देख रहे हैं, ऐड देखने वाला सच्चा है? मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं है भाई। नमक हमें खाना है तो नमक का क्या ऐड होना है जी, उसकी जरूरत है हमें। तो उन्होंने जैसे मेरे को प्लान दिखाया, 7 चैनलों के बाद मेरे को सामान दिखाया कि इस तरह से हम ग्राहक होते हैं और ग्राहक पे हमेशा उसके ग्रह खराब होते हैं, और आपके भी ग्रह खराब हैं इससे पहले। मैंने कहा ठीक। जैसे ही मैंने वो प्लान देखा, समझ में आया कि पहले ग्राहक होता है, ग्राहक रिटेलर के पास जाता है, वहाँ से सामान लेता है, वो रिटेलर भी बनाता नहीं है, वो होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर भी बनाता नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी जिले में एक ही सामान का एक ही होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में नहीं बनाता है, वो एक एजेंट के द्वारा लेता है, और एजेंट कंपनी का होता है जो कंपनी माल बनाती है। समझ में आया कि भाई मैं तो माल नहीं बनाता, लेकिन एक कंपनी माल बनाती है, वो कंपनी अपने एजेंट तैयार करती है, वो करोड़ों रुपए से कंपनी के एजेंट बनते हैं, फिर वो एजेंट कई जिलों में डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटर कई अपने जिले में होलसेलर बनाते हैं, होलसेलरों के पास कई रिटेलर जाते हैं, हम जैसे जो गली खुमचों में होते हैं उनके पास वो सामान आता है, और वहाँ पर हम जाते हैं सामान लेते हैं। जो सामान कंपनी 50 रुपये में बनाती है, वो लगभग इतने बिचौलियों के बाद हमारे को लगभग 100 रुपये में मिलता है। समझ में बात आई? होता है ऐसा है। मैंने कहा भाई फिर, कह रहे जो ये 2142 आए ये इसलिए आए कि इसका ऐड टीवी पे नहीं है। इसका ऐड किसने किया? इस सामान को लोगों को किसने बताया? आपने बताया। आप इसके रोल मॉडल हैं, आप इसका विज्ञापन कर रहे हैं। जब वो लोग झूठ बोल के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो आप सच बोल के आज 2142 रुपये आया, इसके पीछे 1 0 लगाना, 21,420 भी हो सकता है।
2,14,220 भी हो सकता है। इनने कहा इसके पीछे जितना जीरो अब आप चाहें वो लगा सकते हैं और यही इसका सिस्टम है। मैंने कहा वो कैसे होगा? उन्होंने कहा बस आपको 2 लोगों को बताना है, 2 लोगों से तीसरे लोग को नहीं बताना है। लेकिन बताना किनको है? जिंदा लोगों को, जिनके अंदर जान हो, जो आपकी बात को टाले नहीं, आपकी इज्जत करते हो, उनको पहले बताना। उन्होंने जैसे ही वो गोले गोले बनाते गए, मेरा दिमाग तो पैसों पे था, उन गोलों पे नहीं था। मैं आपको बताऊं हकीकत, सच्चाई ये थी कि मैंने कहा जब तक वो पैसे नहीं दिखे मैं तब तक दिमाग क्यों खर्च करूं इसमें। उन्होंने मेरे को जैसे वो प्लान दिखाया, गोले बनाए, इस तरह होगा, 10,000 का होगा तो इतने होगा, 20,000 का होगा तो इतने पे होगा, 40,000 का होगा तो इतने पे होगा, 70,000 का होगा तो इतने पे होगा। उनने 3.5 लाख तक मेरे को वो बिजनेस बताया और कहा कि इस समय जब आपके 2 लेग होंगे, एक 15 पाएंगे तो आप रॉयल्टी के मुकाम पर होंगे। वो रॉयल्टी अच्छी होगी, आप इस धरती पे रहोगे, आपको मिलेगा, आप चले जाएंगे, उसके बाद आपके परिवार को आएगा। बस इतना हुआ। इतने में हमारी मैडम चाय ले आई तो हमारे ग्रेट अपलाइन करने लगे, भाई हम आपका खर्चा करने नहीं आए। मैंने कहा सर आपने कहा कि आपको चाय पत्ती डालनी है, इसमें चाय पत्ती डली, आरसीएम की डली। उन्होंने हंस के बोले अरे अरे फिर तो सर जी का बिजनेस बढ़ाओ, अगर चाय पत्ती खत्म नहीं होगी तो कल को कहाँ से खरीदेंगे, बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा। वो दिमाग में आई कि यार खर्च करने से बिजनेस बढ़ेगा, पक्की बात। इतने जैसे वो चाय, उनने कहा सुरेश जी चलिए बैठा। 3 लोगों के बीच में एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी और उस एक पीछे एक आगे, बीच में उनने मेरे को बिठा दिया और मुझे फिर एटीएम पे ले गए और कहा अपना वो कार्ड दीजिए। वो कार्ड दिया। उनने कहा जैसे कल आपको बताया वो बताया। मैं कांप रहा था उस मशीन को चलाते हुए, पता ही नहीं था। उसमें मैंने डाला, उन्होंने कहा इसमें 42 रुपये तो निकलेंगे नहीं, लेकिन आप 2100 रुपये इसमें डालो। मैंने डाले तो उसमें से 500 के 4 नोट और 100 का 1 नोट। मैंने कहा इसके पीछे कोई ना कोई है, तू पहले आया होगा, यहाँ जमा किया होगा, मेरे को ऐसे कह रहा नहीं यार। अब उन्होंने निकाले, उन्होंने मेरे को दे दिए। अब मैंने कहा भाई मैं इनको खर्च कर सकता हूँ, अभी थोड़ी देर में तुम ये तो नहीं कहोगे मेरा कर्जा है, अभी दो। मैं गया, कह रहे चलो आरसीएम की दुकान पे चलो। वो गए, उनने मेरे तुरंत वो फटे जूते थे, जूते भी फिकवाए, फटाफट वो फिकवाए। 2100 रुपये की फिर खरीदारी कर लाए। 2100 की खरीदारी कर लाए। तो जैसे ही वो बिजनेस फाइनल हुआ, उस समय मेरा बिजनेस लगभग 15,000 के करीब पहुंचा और 15,000 में लगभग मेरे अकाउंट में 3300 कुछ रुपए आए। खरीदारी अच्छी थी, 2100 से 3300 आ गई। अब जब ऐसा हुआ, उन्होंने मेरे को मीटिंग के लिए इनवाइट किया कि बहुत बड़ी मीटिंग है। फिर उस मीटिंग में गया। वहां पे जब मेरे जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टेड, सारे वहां थे, तो मेरा गुरूर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा कि भाई मैं ही नहीं हूं, यहाँ तो डॉक्टर भी है, यहाँ तो इंजीनियर भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैंने कहा ये लोग जब कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। कुछ हल्का मेरा दिमाग हुआ, कुछ में प्रेशर जो पड़ा था उससे हल्का हुआ कि बेवकूफ मैं ही नहीं बना, शायद ये सारे लोग भी होंगे यार, मैं ही नहीं हूँ। चलिए जी, हम आगे बढ़े। उस मीटिंग में गया। वहां पर जाते ही टिकट दे रहे थे, वो 50 रुपये की टिकट थी तब। 50 रुपये की टिकट लेकर के मैंने कहा यार 2100 आए, 2100 खर्च कर दिए, 50 रुपये और जेब से खर्च हो गए। 50 रुपये के नुकसान में मैं बैठा। मैं अपना फायदा नहीं जोड़ रहा था, मैं अपना नुकसान जोड़ रहा था, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस ही मालूम था और मैं प्रॉफिट तो दिखा नहीं, लेकिन मैं लॉस देखता रहा कि मैंने कहा 50 रुपये की टिकट लग गई, 20 रुपये टेम्पो का लग गया, 70 रुपये का नुकसान हो गया और अब शाम को सब्जी भी कैसे आएगी। समझिएगा, आज से 10 साल पहले की मैं ये जिंदगी बता रहा हूँ। लेकिन मैंने जैसे काम किया, मैंने 2-4 लोगों को बताया, तो मैंने सर्वप्रथम अपने जो बड़े भैया थे उनको मैंने ये प्लान बताया। मैंने कहा कि ये मेरी बात को टालेगा नहीं। उन्होंने तो टाल दिया, क्योंकि भाई खर्च, जो कमाता है उसको खर्च करने में दर्द होता है। उनको मैंने प्लान बताया। मैंने कहा 1500 रुपये का एक बार कपड़ा लेना है, उन्होंने नहीं लिया। लेकिन मैं उस शख्सियत का बड़े गर्व से नाम लेता हूँ, मेरी भाभी, उन्होंने उनको प्रेरित किया कि देखो वो कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो, आपकी दशा ऐसी रहेगी, देखो उनके पैसे आ रहे। वो लेडी बिल्कुल अनपढ़ थी, आज वो ऊपर वाले को प्यारी हो गई। लेकिन उन्होंने मुझे प्रेरित किया, उन्होंने उनको प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे कजन थे, पैसे तो मुझे ही लगाने थे। उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उन्होंने जैसे ही ज्वाइन किया, उन्होंने जो एक अनपढ़ लेडी होते हुए उन्होंने लाइन लगा दी। लाइन लगाए तो मेरा बिजनेस 1 लाख पहुंच गया। 1 लाख पहुंचा तो 7,500 रुपये की मेरी इनकम हुई। अब मैंने कहा शायद जिन्होंने काम किया मुझे भी इनको बांटना पड़ेगा। मैं अपलाइनों के पास गया, मैंने कहा सर आपने मुझे तो कुछ नहीं दिया, पर मुझे इनको कुछ देना पड़ेगा,
इन्होंने काम किया। उन्होंने कहा आपको नहीं देना पड़ेगा, इनको कंपनी देगी, इन्होंने काम किया। मैंने कहा अच्छा जी, भाई इन्होंने मेरे लिए काम किया, मुझे तो देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा कि जो जिन लोगों की बड़ी बड़ी इनकम आती है, ये शायद नीचे वाले को कुछ देते होंगे, वो कुछ काम करते होंगे। उन्होंने कहा आपको नहीं देना। उन्होंने जैसे मेरी टीम की लिस्ट निकाली, किसी का 242, किसी का 510, किसी का 1500, किसी का 1200, किसी का 2000, किसी का 2500, किसी का 5000, उतनों की वो लिस्ट निकाल के लिए आए। उन्होंने कहा देखो कंपनी ने दिया। मैं बड़ा खुश। मैंने कहा मुझे तो आए ही आए, लेकिन मेरे बाद जो लोग इसमें ज्वाइन हुए उन्हें भी आया, बड़ी खुशी हुई। बस उस दिन का दिन है, इस दिन का दिन है। आरसीएम के अलावा और कोई काम नहीं किया। और अब भी मेरी टीम में लगभग कम से कम 50 से 60 तो रॉयल्टी अचीवर है। आज पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है, बशर्ते इस कोरोना काल की वजह से कई लोगों के लिए यहाँ पिकअप सेंटर बंद हो गए, लोग अव्यवस्थित हो गए, कई खरीदारी नहीं कर पाए, कई कुछ हो गया, कई भगवान को प्यारे हो गए, बहुत सारे लोग चले गए। लेकिन फिर भी ये बिजनेस अभी पिछले महीने जैसे मैंने स्टेप बढ़ाया तो 5041 रुपये मेरे अकाउंट में आए। सच्चाई है। तो अगर हम इस चीज को करते रहें, कोई करे या ना करे, हमें सिर्फ 2 लोगों को बताना, 2 लोग वो जो जिंदा हो। जिंदा कौन होते हैं? सिर्फ सांस लेना जिंदा नहीं कहलाया जाता है। जिंदा का मतलब जिसके अंदर जुनून हो, जो लोगों का भला चाहता हो। जो लोगों का भला नहीं चाहेगा वो 4 महीने आपके साथ रहेंगे, फिर किनारे कट लेंगे। लेकिन जिनके अंदर ये बात होगी कि यार जो मैं चाह रहा हूं अगर इसके अंदर आ जाए, जो इनको मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा, वो लोग चाहिए 2 जिनके अंदर जुनून हो। 2 तो वैसे सभी के पास है, लेकिन वो लोग चाहिए जो काम करने के इच्छुक हो, जिनको जरूरत हो, जो लोगों का भला करना चाहते हो। वो लोग 2 चाहिए, और उन 2 लोगों के साथ जीवन भर मिलकर काम करना। वो 2 हजारों में से भी निकल सकते हैं। मेरी टीम आज 5000 लोगों की है। 5000 लोगों में से अभी 5 लोग जिंदा हैं, बाकी सब वो सांस लेने वाले गए। 200 रुपए के सामान खरीद के आ गए और एक फोन कर दिया, सर मैंने तो खरीदारी कर ली। ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं कि मैंने भी कर ली। भैया अब कितना आएगा? अब सिस्टम बहुत गजब हो गया। अब तो वो एक भी आदमी ज्वाइन न करे, फिर भी कंपनी ने कहा कि उसके अकाउंट में उसके खरीदारी के बिजनेस वॉल्यूम का 10% पैसा हर मंथ जुड़ेगा। मत जोड़ किसी को, मत बता किसी को। लेकिन अगर आपने खर्चा किया और आपके खर्चे का बिजनेस वॉल्यूम अगर 500 हुआ तो 50 रुपए आपके अकाउंट में, और ये 50 रुपए जैसे ही 500 रुपए होगा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हर बैंक इसमें शामिल हो गया है। कोई भी बैंक ऐसा नहीं रहा कि जिसमें नहीं होगा पैसा ट्रांसफर, लेकिन हो जाता है। हर महीने की 6 से 10 तारीख को आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में जितना भी आपका बना वो आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ, कंपनी 10 रुपये भी किसी का नहीं रोकती है। अगर आपको 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद आपकी खरीदारी नहीं हुई, कंपनी कहती शायद ये जिंदा है या नहीं है, इसके चाहे 10 रुपये भी बने इसके खाते में भेज दो और इसकी आईडी बंद कर दो। भाई जब आदमी क्लास में नहीं आएगा, प्रेजेंट सर नहीं करेगा, वो कैसे पता होगा? उस खरीदारी से पता होगा कि इसके अकाउंट में खरीदारी हो रही है नहीं हो रही। तो खरीदारी तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है, ये तो हमारी मतलब ये तो हमें करना ही करना है। लेकिन अगर हम इस सामान को अपने घर ले जा करके अपने यार रिश्तेदारों में बताएंगे, और बताएं भी नहीं, अगर हमारे घर में वो सामान है और जो भी हमारे घर पे आया और उसने सामान वही देखे तो उसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि साबुन की खुशबू जैसे उसके नाक में जाएगी वो तुरंत कहेगा आप ये कहाँ से लाए, बता दो। कहीं भी हो, आज हिंदुस्तान में कम से कम 15,000 से ज्यादा इसकी दुकानें हैं, 100 से अधिक इसके डिपो हो चुके हैं, ऐसे ऐसे मेगा मार्ट कम से कम 10,000 हो चुके हैं। तो कहने का मतलब सामान लेना एक मजबूरी है, ये तो हमें लेना ही लेना है, लेकिन हमें 2 लोगों को बताते जाना है। क्या बताना है? लिख के नहीं बता सकते, कोई भी कर सकता है, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, गूंगा हो, बहरा हो, सिर्फ उसका काम है खर्चा। और जो इस धरती पर आया वो खर्चा करेगा, मजबूरी है, और खर्चा करेगा तो वो इनकम पाएगा, और खर्चा नहीं करेगा तो इनकम नहीं पाएगा। मैं लोगों को बता देता रहूं, बताता जाऊं, ज्वाइन करता जाऊं, और अपने कोड पे खरीदारी ना करूं तो मुझे कुछ आने वाला
नहीं है। कंपनी ये कहती है कि आपकी आईडी पर इतना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, लेकिन आपकी खरीदारी कितनी है? आप सामान तो ले रहे हो पड़ोसी की दुकान से, और यहां से तुम ले नहीं रहे हो, तो पैसा कहां से आएगा? कहीं से, चाहे आपकी टीम कितनी बड़ी हो, कितने लोग आपने ज्वाइन किए हो, लेकिन अपनी आईडी पर अगर खरीदारी नहीं है तो आपका कमीशन नहीं बनता है। तो आए समझ में? बोलने को तो मैं बहुत बोल सकता हूं, समय की कमी है, क्योंकि हमारी ये मीटिंग केवल आधे घंटे की है, और जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, मैं चाहता हूं एक बार राजा जी के जोरदार तालियां। इन्होंने ये कदम, ये मैं बहुत प्रसन्नचित हुआ इससे कि किसी ने तो शुरुआत की। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तुरमखा हैं जो आरसमाज बड़ी बड़ी कामयाबियों पे हैं, लेकिन इस सिस्टम को चालू करने के लिए, यहाँ पर इस मीटिंग को चालू करने के लिए सर जी का बहुत बड़ा सहयोग है। ये सारा सिस्टम इन्हीं का है, और मैं चाहता हूँ कि अब इन्हीं के सानिध्य में इस बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। आज मेरी टीम से लगभग यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन ये मेरा परिवार है। मैं परिवार के नाम से, मैं टीम के नाम से नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ परिवार के नाम से। ये आरसीएम सिस्टम एक परिवार है, और ये परिवार कैसा होता है? कमाए कोई भी, खाए सभी। परिवार उसे ही तो कहते हैं। परिवार में एक आदमी कमाएगा, लेकिन खाने वाले सारे होते हैं। वो ये नहीं कहता कि भाई मैं ही कमा रहा हूं, मैं ही खाऊंगा। इसलिए ये आरसीएम परिवार ये है कि आपके माध्यम से भी, आप जहां से भी खरीदारी करते होंगे, उसके टर्नओवर का कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ पैसा मेरे अकाउंट में भी आता होगा। कंपनी टर्नओवर का रॉयल्टी इनकम भी देती है। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूं कि अब यहां पर से आगे की जानकारी देने के लिए मैं सर जी का वेलकम करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर जी को इनवाइट करता हूं। वेलकम। तो एक बार मैं बहुत ज़ोरदार तालियां चाहूँगा सुरेश जी के लिए। देखिए, इन्होंने जितनी भी जानकारियां दी हैं आपको, उनमें से मुझे नहीं लगता आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। होता क्या है, हमारा ये नेचर है कि जितने भी जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब भी हम किसी भी बात को सुनते हैं या समझते हैं, तो हमें लगभग 30 to 45% ही बात समझ में आती है। ठीक है, अभी तक जितना भी सर ने बताया, आपको कितना समझ में आया ये बताएगा कोई? आप लोगों में से किसी को समझ में आया ज़्यादा? सारी चीजें समझ में आई, ऐसी कोई बात नहीं जो समझ में ना आए। चलिए, एक बार मैं फिर भी थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि 5 मिनट के अंदर मैं प्लान लिखकर भी बता दूं कि किस तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि इस दुनिया के अंदर दो कैटेगरी में लोगों को डिवाइड करा जाता है। एक कैटेगरी होती है 95% वाले लोगों की, और एक कैटेगरी होती है 5% वाले लोगों की। ठीक है, ये जो 95% वाले लोग होते हैं, ये होते हैं गरीब, और ये जो 5% वाले लोग हैं, ये होते हैं अमीर। अब इन लोगों को हमने देखा होगा अपने आस पड़ोस में घूमते हुए। जैसे कि हम जब रोड पर निकलते हैं तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो पैदल घूमते हैं, या साइकिल से जाते हैं, कारों से घूमते हैं, या बाइक से या ऑटो में घूमते हैं। क्या ऑटो में घूमने वाला अमीर होता है? वो अपनी मजबूरी की वजह से ऑटो के अंदर है। ठीक है, बसों के अंदर धक्के खा रहा है। तो ये जो 95% लोग हैं, ये लोग वो होते हैं जो बसों में, टेम्पो के अंदर धक्के खाते हैं। वहीं ये जो 5% लोग होते हैं, ये अपनी महंगी महंगी गाड़ियों के अंदर अपने ड्राइवर के साथ में कहीं भी घूमने जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो 95% लोग हैं, जब ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो वो किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में ना पढ़ा पाने की वजह से उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, ताकि वो उस बच्चे को कामयाब कर सके। ठीक है, वहीं ये जो 5% लोग होते हैं, ये अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि उनका बच्चा उनसे और आगे बढ़ सके। इसके बाद ये जो 95% लोग हैं, अगर इनका बच्चा कभी बर्थडे मनाने की जिद करता है, तो ज़्यादातर लोग केवल गली के होते हैं, 5 या 10 लोग, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता उसको। लेकिन वहीं ये जो 5% है, अगर ये अपने बच्चों का बर्थडे मनाता है, तो लगभग 5000 से ज़्यादा लोग आते हैं उनके उस इवेंट में, जहाँ पर उन 5000 लोगों को पता चलता है कि आज इस सेठ के बच्चे का बर्थडे है। ठीक है, इसके बाद अगर ये 95% लोग कभी भी बीमार पड़ते हैं, तो हमारे जितने भी ये ज़िले होते हैं, उनमें एक हॉस्पिटल होता है जिसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहते हैं, तो हम वहाँ जाकर लाइन लगाकर उस जगह पर इलाज करवाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जेब अफोर्ड नहीं करती किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाना। वहीं ये जो 5% लोग हैं, अगर ये दाढ़ उखड़वाने भी जाते हैं, तो ये ऐसे हॉस्पिटलों में जाते हैं जहाँ पर 15 लाख रुपये दाढ़ उखाड़ने के लगते हैं। जैसा फोर्टिस हॉस्पिटल का नाम ले सकते हो, मैक्स का ले सकते हो, और भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो कि 5 स्टार और 7 स्टार हॉस्पिटलों में गिनती होती है। ठीक है, इसके बाद ये जो 95% लोग हैं, ये 95% में ही क्यों रह जाते हैं? क्योंकि ये 95% लोग करते हैं पूरी बॉडी से काम।
मजदूरी करते हैं या फिर कहीं भी अगर काम करेंगे तो ये पूरे शरीर से काम करेंगे, पूरे शरीर की मेहनत होती है। वहीं ये जो 5% लोग हैं ये केवल अपने दिमाग से काम करते हैं, अपने साथ और लोगों को लेकर काम करवाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद एक मेन वजह होती है इन लोगों की 95% में रहने के लिए। किसी को पता है यहाँ पर कि वो वजह क्या है जो ये 95% में ही रह जाते हैं हमेशा? किसी को भी पता हो? देखो मेन वजह क्या है, ये 95% लोग सिखाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना, यानी समझौता करना। हर चीज़ में समझौता करवाते हैं। ये अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि जी आज तुम पैदा हो गए हो, जैसे जैसे बड़े होना शुरू होंगे तो उन्हें उनके दिमाग में यही चीज़ डाली जाती है कि अभी हम गरीब हैं, हमें समझौता करना है। ये छोटे बच्चे के कपड़े हैं तो उससे छोटा वाला पहनेगा, ये नहीं कि वो कपड़े वहीं ख़त्म हो जाएंगे। जूते अगर किसी के लिए आ गए, अगर बड़े के लिए आए हैं तो वो छोटा वाला बच्चा पहनेगा उसके जूते। तो ये हो गया एक तरीके से समझौता। लेकिन ये जो 5% लोग हैं ये अपने बच्चों को कहते हैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए समझौता नहीं करना है। जो भी आपको लाइफ में चाहिए उसके लिए मेहनत करो, जितनी हो सकती है उतनी मेहनत करो, लेकिन समझौता कभी मत करो। ठीक है, इसके बाद ये जो 95% लोग हैं ये 1 से लेकर के 30 तारीख तक मेहनत करते हैं, और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट मंथ शुरू होता है तो 1 से 7 तारीख तक जब इनकम आती है तो ये लोग ये सोचते हैं कि मैंने पिछले महीने किस किस से कर्जा लिया है, मुझे किस किस का चुकाना है। ऐसा होता है नहीं होता है? लेकिन ये जो 5% लोग हैं ये जब पूरे महीने काम करते हैं तो जैसे ही 1 तारीख आती है ये लोग सोचते हैं मुझे ये पैसा कहाँ कहाँ लगाना है जहाँ से मुझे पैसा रिटर्न आए, यानी कि मेरा पैसा मुझे कमा कर दे। ठीक है, अब ये दोनों लोग काम करते हैं और काम करने के बाद में ये पैसा कमाते हैं। भाई कोई भी आदमी है चाहे वो गरीब है या अमीर है, पैसा तो कमा ही रहा है। उस पैसे का क्या करता है, वो खर्चा करता है। भाई खर्च करना हमारा शौक होता है, मजबूरी होती है? भाई घर के खर्चे चलाना तो मजबूरी है हमारी, बिना खर्चे चलाए तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन ये जो खर्च करते हैं हम खर्च करते किस तरीके से, लगभग हमारी जो भी आमदनी होती है उसका 50% पैसा हम अपने घर की जरूरत के लिए खर्च करते हैं। ठीक है, इसके बाद 30% पैसा हम अपने शरीर के ऊपर खर्च करते हैं, जैसे कोई भी हारी बीमारी हो जाती है उसके लिए। आजकल हिंदुस्तान के अंदर ये ट्रेंड चला हुआ है कि हर घर में कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है, चाहे उसके पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, जलन हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, आंखों की आईसाइट वीक हो गई है, बहुत सारी अनेकों तरीके की बीमारियां हैं, उन चीज़ों से जूझ रहे हैं। इसके बाद 20% पैसा है, इसकी कोशिश करते हैं कि हम इसे बचा सकें ताकि ये हमारे बुरे वक्त में काम आ सके। ऐसा होता है, हर इंसान कर रहा है बचत के जी हमारे, अब जैसे फरवरी के बाद चांसेस बन रहे हैं कि जी दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए, हर इंसान सेव करने की सोच रहा है कि मैं कुछ पैसा बचा लूँ। अब बात आती है कि ये जो 80% पैसा है ये हमारी पूरी ज़िंदगी निकल गई अभी तक की, यानी कि अगर मैं 25 साल का हूँ या 24 साल का हूँ तो मेरी 24 साल की उम्र चली गई, मैं खर्चा कर ही रहा हूँ। आपकी 50 साल हो गई या 45 साल हो गई, 48 साल हो गई, जिसकी जो भी उम्र है वो पूरी उम्र निकल गई इस खर्चे को करते हुए, इस 80% को। क्या कभी भी इस 80% से आमदनी करी है? आज तक किसी ने बताया कि जो भी खर्चा आप लोग कर रहे हो उससे आमदनी भी कर सकते हो? कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जो इसमें आमदनी करवा सके? आज तक कभी नहीं सुना ना। आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये जो 80% पैसा है हम इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करते हैं और आज तक हमने इससे कोई कमाई नहीं करी है। और यहाँ जो अब तरीका बताया जा रहा है उससे हम इस 80% की से कुछ ना कुछ कमाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जानेंगे कि हम ये जो खर्चा करते हैं ये खर्चा करते क्यों हैं और कैसे करते हैं। देखो जो खर्चा हम कर रहे हैं अपने घर की ज़रूरत के लिए, जो भी हम सामान लेकर आते हैं, जैसे सपोज करो हम राशन लेकर आ रहे हैं, तो राशन क्या हमारे पड़ोसी जो भी हैं दुकानदार वो अपने घर में बनाते हैं? भाई कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो कंपनी में ही बनता है। जब कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है तो क्या वो डायरेक्ट ग्राहक के पास आकर सामान देती है? भाई कभी किसी के ग्राहक के पास आई कंपनी सामान देने के लिए कि भाई ये मैंने सामान बनाया, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए या ये चीज़ लो आप? कभी नहीं हुआ ऐसा। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कुछ बिचौलियों का सहारा ढूंढती है। जैसे सर ने बताया था कि दुकानदार होता है, उससे बड़ी दुकानदार होता है, फिर उससे बड़ा दुकानदार होता है, फिर उससे एक और बड़ा दुकानदार होता है, फिर जाकर कंपनी होती है। इसी तरीके से यहाँ पर ये बिचौलिए तैयार करती है, फिर साथ में करवाती है विज्ञापन, ताकि जो भी ग्राहक है उनके दिमाग में ये कूट कूट कर भरा जा सके कि आपका बच्चा लंबा किससे होगा? कॉम्प्लेन पीने से। चाहे उसके अंदर कुछ हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में उनको मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता है कि आपको लेना क्या है, बॉर्नविटा लेना है, हॉर्लिक्स लेना है, कॉम्प्लेन लेना है, जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो लेने हैं। अब कंपनी कोई भी हो वो अपनी 30% की लागत में अपना प्रोडक्ट तैयार कर लेती है, यानी कि उसे बना भी लेगी, अपना फ़ायदा भी निकाल लेगी।
अब जब ये 30 रुपये का प्रोडक्ट यहाँ से होते हुए इस ग्राहक के पास आता है तो इसकी कीमत लगभग 100 रुपये हो जाती है। कितना % पैसा चला गया बीच में? 70% पैसा। अब एक चीज का और एग्जांपल ले लेते हैं, पेप्सी कितने लोग पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक? इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो है 5 रुपये की जब कंपनी से बनती है, लेकिन जब ये यहाँ से इस ग्राहक के पास तक पहुँचती है तो उसकी कीमत कितनी हो जाती है? 95 रुपये की। अब शायद 100 की भी हो गई हो। ठीक है, तो यहाँ ये बिचौलिए बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। क्या ये जो बिचौलिए हैं, जब कोई भी प्रोडक्ट कंपनी से निकलता है, यानी कि ये मान लो ये स्केच मैंने लिया किसी भी कंपनी से आया, तो क्या जितने भी बिचौलिए हैं उस स्केच के अंदर अलग से कुछ चीज़ डाल देते हैं जो इतनी महंगी हो जाती है? या अगर कंपनी में कहीं भी चावल आता है, चावल पैक हो गया, तो जब इन बिचौलियों के माध्यम से हमारे पास तक आएगा तो क्या उस चावल के अंदर और चावल ऐड कर दिए जाते हैं? कोई खुशबू अलग से डाल दी जाती है? तो इतना ज़्यादा पैसा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि देखो इन लोगों ने काफ़ी मोटा पैसा लगाया होता है, इस वजह से ये लोग अपनी अपनी कमाई करते हैं। भाई ये एक नॉर्मल सी बात है, अगर आप कहीं भी पैसा लगा रहे हो तो आप भी चाहोगे भाई पैसा कमाओ, तो इसी तरीके से ये भी करते हैं, इनकी भी कोई गलती नहीं है। बट इसमें जो गलतियां कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही पैसे के लालच में कुछ ज़्यादा गलत चीज़ें मिला देते हैं, जिसकी वजह से जो आम ग्राहक है वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लगता है, और बीमार होने की वजह से जब वो हॉस्पिटलों में जाता है, ऐसे ऐसे परिवार हैं जिन पे इलाज नहीं करवाया जा रहा है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम है जिसे हम आज तक खरीदारी करते आए हैं। आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो जिस सिस्टम को हम बता रहे हैं अब, उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी 1856 में किसी और देश के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कंपनी है, इन्होंने कहा था कंपनी हम भी रहेंगे, मतलब जो माल हम बनाते हैं पहले वो अब भी हम ही बनाएंगे, बट ये जो बिचौलियां, हम इन बिचौलियों को और इस विज्ञापन को खत्म कर देंगे, डायरेक्ट इस ग्राहक को सामान देना शुरू कर देंगे। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब हम किस डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं? देखो उस कंपनी का नाम है जिस कंपनी की अब हम बात कर रहे हैं, फैशन शूटिंग प्राइवेट और लिमिटेड। ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, सन 1977 से चल रही है और हिंदुस्तानी कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी के जो संस्थापक हैं त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, उन्होंने कहा कि ये जो तरीका है इसमें इस गरीब का शोषण होता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा पैसा देता है और उसके बाद प्रोडक्ट क्या लेता है, जो कि सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर लगभग 80% प्रोडक्ट नकली होते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मॉलों में लोग परचेजिंग नहीं करते हैं जितनी हम नॉर्मल मार्केट में परचेजिंग करते हैं। नकली की सबसे बड़ी गारंटी क्या होती है कि उसका टैक्स पेड बिल ना मिलना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का टैक्स पेड बिल मांगते हैं तो वो नकली नहीं दे सकता, क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्ट बनाया है कंज्यूमर के ऊपर, जिसमें हम 1 महीने के अंदर कोई भी प्रोडक्ट वापस दे सकते हैं और उसके ऊपर केस कर सकते हैं अगर कोई भी मिलावट या फिर कोई गलत प्रोडक्ट आता है तो। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा टीसी छाबड़ा जी ने कि हम इस सिस्टम को चेंज करते हैं और एक नए सिस्टम की शुरुआत करते हैं, और उस सिस्टम का नाम रखा है इन्होंने आरसीएम, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई एडवर्टाइजमेंट करने वाला नहीं होगा। अब आरसीएम का मतलब क्या है? आरसीएम का मतलब है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। अगर इस सिस्टम से खरीदारी करते हैं तो कंपनी कहती है कि अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को दे रही हूँ तो कोई बिचौलिया अगर बीच में नहीं है तो आपको 100% प्योर प्रोडक्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आप बीमार नहीं होगे कभी भी। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो बिचौलिए थे जो 70% पैसा खा रहे थे, अब इस 70% का क्या करेंगे? देखो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि जो 80% पैसा हम खर्च कर रहे हैं जिससे आज तक कोई आमदनी नहीं करी, लेकिन अगर हम इस सिस्टम से खरीदारी करते हैं तो कंपनी कहती है ये जो बिचौलिए 70% पैसा खा रहे थे, ये 70% पैसा मैं आपकी मेहनत के हिसाब से आपको वापस दे दूंगी। ठीक है, अब ये 70% देगी कैसे? इसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? इसके लिए देखो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसके हिसाब से आपको करवानी पड़ती है पहले केवाईसी। जैसे अगर हम राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो उसके लिए केवाईसी करवानी होती है, आधार कार्ड देना होता है, उसके बाद बैंक की पासबुक देनी होती है, मोबाइल नंबर देना होता है, नॉमिनी का नाम भी देना पड़ता है। करते हैं ऐसे? इसी तरीके से यहाँ पर भी देना है। जैसे ही आप केवाईसी करवाते हो तो यहाँ पर एक आपको 10 नंबर का शुरू में नंबर मिल जाता है। जैसे ही इस नंबर को लेकर नीचे जो बाजार है, अगर यहाँ से परचेजिंग करते हो तो आपको हाथों हाथ 10 से लेकर के 20% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, आज तक किसी भी दुकान से अगर आप सामान लेकर आए हो तो क्या डिस्काउंट मिला कभी भी? भाई अगर 50 रुपए की चीज़ है तो वो 50 की ही मिलेगी, 40 की नहीं मिल सकती ना 45 की मिल सकती।
इसके बाद कंपनी कहती है कि मैं आपको 10 से लेकर के 32% देती हूँ कैशबैक। या कभी ऐसा हुआ है जहाँ से भी आप लोग अपने घर का राशन लेते हो, उन्होंने महीने के बाद कुछ आपको गिफ्ट दिया हो कैशबैक के रूप में? कभी नहीं दिया। ये सिस्टम कहता है कि मैं आपको 10 से लेकर के 32% का कैशबैक देती हूँ। इसके बाद 3 से लेकर के 8%, जैसे सर ने बताया कि रॉयल्टी एक मुकाम होता है जहाँ पर इंसान जब तक जिंदा है तब तक कामयाब हो सकता है, और अगर वो इस दुनिया से चला जाता है तब भी उसे एक फ़ायदा होता है जो कि उसकी फैमिली को होता है। ठीक है। इसके बाद आती है बात, 1 से लेकर के 5% देती है टेक्निकल बोनस। ये थोड़ी सी टेक्निकली बात हो जाएगी। बाकी इस तरीके से कंपनी टोटल 65% पैसा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है। अब इस 65% लेने के लिए आपको 2 काम करने होते हैं। नंबर 1, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं किसी से कोई भी बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी और मुझे किसी को बताने नहीं है, मुझे यहाँ का सामान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं बस खाली सामान यूज़ करूँगी और अपने घर में जितना हो सकता है उतना ही कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक तरीका है यूज़र बनकर, किसी को नहीं बताना। आप यूज़र बनकर अपने घर की जो भी खरीदारी करते हो उसके बेस पर पैसा कमा सकते हो। दूसरा तरीका है बिजनेस कर। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस को सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना बिजनेस को सीखे हुए कोई भी इस काम को नहीं कर सकता है। ठीक है। तो आज का प्लान फिलहाल इतना ही था। बाकी सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी ही थी। मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा सर के लिए। ठीक है। आज की जो मीटिंग है वो यहीं समाप्त होती है। बाकी नेक्स्ट संडे के लिए यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं भीलवाड़ा और उदयपुर। ठीक है। चलो, मम्मी के कहने से एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, लोगों के अंदर एक सवाल रहता है कि हम बाहर फील्ड में निकलकर काम नहीं कर सकते, हम लोगों को ज़्यादा नहीं बता सकते। तो हम एक काम जो अभी तक करते हैं, जो यूज़र बनते हैं। ठीक है। यूज़र बनने से पहले हम ये देखेंगे अभी तक हमने जो अपनी लाइफ में करा है उसी चीज़ में हमने कितना कमाया है। अगर हम मार्केट में जाते हैं, अपने घर का एवरेज अगर हम जोड़ें तो हम पूरे महीने में लगभग 10,000 रुपये का आसपास का राशन खरीदते ही हैं। आटा, हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाले, कपड़े, इन सबको अगर जोड़ते हैं तो 10,000 के आसपास का सामान लेते हैं। क्या वो दुकानदार आपको कुछ देता है? अगर आपने दूसरे महीने में खरीदारी करी तो क्या आपको कुछ पैसे देगा वो? अगर आप 6 महीने खरीदारी करते हो तब कुछ नहीं देगा। अगर आप 1 साल भी खरीदारी करोगे तब भी कुछ नहीं देगा। पूरी ज़िंदगी कर लो तब भी वो कुछ नहीं देगा। वहीं अगर हम खाली आरसीएम से अगर खरीदारी करते हैं, तो जैसे कि आपको बताया कि अगर आप अपने घर की ज़रूरत का सामान यहाँ से लेते हो, ये खाली एक एग्जाम्पल है, ये ज़रूरी नहीं है कि 10,000 का ही हो, किसी का 500 का हो सकता है, 5,000 का हो सकता है, 2,000 का हो सकता है, जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से हो सकता है। 10,000 की अगर यहाँ पर खरीदारी करते हो तो हाथों हाथ ये कितना देते हैं? 10 से लेकर के 20% डिस्काउंट, यानी कि लगभग 2,000 रुपये की आप सीधी सीधी बचत करते हैं यहाँ पर दुकान बदलने से खाली। इसके बाद कंपनी कहते हैं कि इस 10,000 को जैसे ही आप परचेजिंग करोगे तो मैं लगभग 5,000 से लेकर के 7,000 बिजनेस वॉल्यूम बनाती हूँ। ठीक है। हम इस वाले को पकड़ लेते हैं जो सबसे कम है। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ तो कंपनी कहती है मैं यहाँ पर 10 से लेकर के 32% कैशबैक देती हूँ, जो कि आपको बताया था कि जो हमारे खाते में आता है। तो यहाँ पर कम से कम भी नहीं तो 600 रुपये आपके कैशबैक आते हैं। तो लगभग हमने एक महीने में कितने रुपए की बचत करी? 2,600 रुपये की। क्या आपका जो भी रिश्तेदार या कोई रिलेटिव है जो भी दुकान खोल कर बैठा है, क्या वो आपको इतना दे सकता है? चाहे आप उससे 1 लाख का भी सामान लोगे वो कुछ नहीं देगा। वहीं अगर बात करें हम, अगर रेगुलर हमने 6 महीने तक सामान लिया तो यहाँ पर लगभग हम जो बचत करेंगे, लगभग 6 महीने में हम 15,600 रुपये की बचत कर सकते हैं। अब आपका फैसला खुद का है कि आपको परचेजिंग कहाँ से करनी चाहिए। जिस दुकान से आज तक करते आए हो उससे करनी है। अगर आरसीएम से करते हो तो इतना बचा सकते हो। इसके बाद भी कंपनी ये कहती है जैसे ही आप 7वें महीने में परचेजिंग करते हो तो मैं आपको 5,000 रुपये का सामान फ्री देती हूँ। लगभग 20,600 रुपये की हम बचत यहाँ पर 6 महीने के अंदर कर सकते हैं। अब डिसीजन आपका है, आपको अगर बचत करनी है तो आप यहाँ से भी परचेजिंग कर सकते हैं, अगर नहीं करनी है तो लाइफ वैसी की वैसी ही रहनी है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आना है। ठीक है। आप नीचे सेंटर पे चलकर हम कुछ प्रोडक्टों के बारे में जान लेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा किस काम में आता है, किस तरीके से उसके फ़ायदे होते हैं।
हमें मार्केट में अगर हम जाते हैं तो किस प्रोडक्ट को उठाकर क्या चीज़ देखनी चाहिए। ठीक है, तो आज की मीटिंग यहीं समाप्त होती है। थैंक यू आप लोगों का।